क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप सबके लिए अच्छा करते करते खुद को ही भूल गए हैं? क्या कभी आपकी छोटी सी गलती ने आपको अपने ही सामने छोटा महसूस कराया है? और क्या कभी आपने मन ही मन ये सोचा है कि आखिर मैं जैसा हूं क्या वैसा होना काफी नहीं है? अगर इन सवालों में आपको अपना अक्स दिखाई देता है तो ये किताब आपके दिल को छू सकती है। लव फॉर इम्परफेक्ट थिंग्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि अपने आप से दोबारा जुड़ने की एक खूबसूरत यात्रा है। ये हमें सिखाती है कि खुश रहने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। अपनी कमियों को अपनाना ही सच्ची शांति की शुरुआत है। इस किताब में आप जानेंगे कि खुद से प्यार कैसे करें, रिश्तों को बेहतर कैसे बनाएं, असफलताओं से कैसे सीखें, मन के घावों को कैसे भरें और जीवन को थोड़ी ज्यादा समझदारी और करुणा के साथ कैसे जिएं। लेखक हेमिंत सुनीम अपनी सरल और दिल को छू लेने वाली बातों के जरिए हमें याद दिलाते हैं कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत और मूल्यवान है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका दिल से स्वागत है। देश विदेश, गांव शहर और दुनिया के हर कोने से जुड़े सभी श्रोताओं का धन्यवाद। आप हमें कहां से सुन रहे हैं, हमें जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज इस खूबसूरत सफर को और जानते हैं लव फॉर इम्परफेक्ट थिंग्स की अनमोल सीखें रूप में खड़े हो पाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, फैमिली, परिवार। हमारे जीवन की पहली दुनिया होता है। यहीं से हम प्यार करना सीखते हैं, यहीं से हम भरोसा करना सीखते हैं और यहीं से हम दुनिया को देखने का नजरिया बनाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं की भावनाओं को हम सबसे कम समझ पाते हैं। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने सपनों, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी व्यस्तताओं में इतने उलझ जाते हैं कि परिवार के महत्व को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। खासकर माता पिता के त्याग को हम सामान्य मान लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहे होते हैं। बचपन में जब हम बीमार पड़ते थे तो हमारी माँ रात भर जागती थी। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती थी तो पिता अपनी जरूरतों को पीछे रखकर हमारी जरूरत पूरी करते थे। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब अक्सर हमें ये सब दिखाई देना बंद हो जाता है। हम ये मान लेते हैं कि ये सब तो उनका कर्तव्य था, जबकि सच्चाई ये है कि ये सब उनके प्रेम का सबसे सुंदर रूप था। प्लीज लुक आफ्टर मॉम। इस भाग में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि मां सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाने वाली महिला नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसा दिल होती है जो पूरे परिवार के लिए धड़कता है। वो अपनी थकान छिपा लेती है, वो अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा लेती है और वो अपनी इच्छाओं को परिवार की खुशियों के लिए त्याग देती है। बचपन में हम हर छोटी बात के लिए मां को पुकारते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद कई बार दिनों तक उनसे ठीक से बात भी नहीं करते। हमें लगता है कि मां हमेशा वहीं रहेंगी, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए जब तक अवसर है तब तक उनके साथ समय बिताइए, उनकी बातें सुनिए और उन्हें यह महसूस कराइए कि वे आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन में बहुत सी चीजें बाद में की जा सकती हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें बाद के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जब अवसर चला जाता है तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। अंडरस्टैंडिंग आवर फादर्स। इस भाग में लेखक पिता के बारे में बात करते हैं जिनकी भावनाओं को अक्सर लोग समझ नहीं पाते। बहुत से पिता अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। वे अपने प्यार को जिम्मेदारियों के माध्यम से दिखाते हैं। वे परिवार की सुरक्षा के लिए मेहनत करते हैं। वे अपनी चिंताओं को अपने भीतर रखते हैं और बाहर से मजबूत बने रहते हैं। इसलिए कई बार बच्चों को लगता है कि पिता कठोर हैं या भावनात्मक नहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके प्रेम का तरीका अलग होता है। वे कम बोलते हैं लेकिन बहुत गहराई से परवाह करते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तब हमें लगता है कि हमारे पिता सब कुछ जानते हैं। फिर एक समय आता है जब हमें लगता है कि वे हमें समझते नहीं हैं, और फिर उम्र के साथ एक दिन हमें एहसास होता है कि वे जितना जानते थे उतना हम कभी समझ ही नहीं पाए थे। उनके संघर्ष, उनके त्याग और उनकी जिम्मेदारियों का भार हमें तब समझ आता है जब हम खुद जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। परिवार का अर्थ केवल एक साथ रहना नहीं है। परिवार का अर्थ है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और एक दूसरे के लिए उपस्थित रहना। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग अपने परिवार के साथ रहते हुए भी उनसे दूर होते जा रहे हैं।
हर किसी के हाथ में मोबाइल है, लेकिन दिलों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। हम घंटों सोशल मीडिया पर बिता सकते हैं, लेकिन कई बार अपने माता पिता से 10 मिनट भी दिल से बात नहीं करते। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन के अंत में हमें ये याद नहीं रहेगा कि हमने कितने घंटे काम किया था, लेकिन हमें ये जरूर याद रहेगा कि हमने अपने प्रिय लोगों के साथ कितना समय बिताया था। इसलिए अपने परिवार को हल्के में मत लीजिए। उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी हंसी में शामिल होइए और उनके दुख को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही वे पल हैं जो जीवन को वास्तव में अर्थ देते हैं। परिवार पूर्ण नहीं होता, हर परिवार में मतभेद होते हैं, हर रिश्ते में गलतफहमियां होती हैं, लेकिन प्रेम का अर्थ ही यही है कि हम उन कमियों के बावजूद एक दूसरे को स्वीकार करें। जब हम अपने माता पिता को केवल माता पिता की भूमिका में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं, तब हम उन्हें बेहतर समझ पाते हैं। तब हमें महसूस होता है कि उनके भी सपने थे, उनके भी डर थे और उन्होंने भी जीवन में संघर्ष किए थे। ये समझ हमारे भीतर कृतज्ञता पैदा करती है और यही कृतज्ञता रिश्तों को गहरा बनाती है। लेखक अंत में हमें ये याद दिलाते हैं कि परिवार के साथ बिताया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि यही वे लोग हैं जो हमारी सफलताओं में खुश होते हैं और हमारी असफलताओं में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए जब तक वे आपके साथ हैं, तब तक उनके प्रेम की कद्र कीजिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि वे रिश्ते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, एम्पैथी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार किसी इंसान को सलाह की नहीं, बल्कि सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसे सच में सुन सके? आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी पहले से ज्यादा अकेले महसूस करते हैं। हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी की बात पूरे मन से सुनना जानते हैं। लेखक कहते हैं कि एम्पैथी केवल किसी के दुख को समझना नहीं है, बल्कि कुछ देर के लिए उसकी दुनिया में जाकर उसकी भावनाओं को महसूस करना है। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम उसके दर्द को कम कर सकते हैं, भले ही हम उसकी समस्या का समाधान न कर पाएं। कई बार हम किसी उदास व्यक्ति को देखते हैं और तुरंत उसे सलाह देने लगते हैं। हम कहते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मजबूत बनो, आगे बढ़ो। लेकिन अक्सर उस व्यक्ति को इन शब्दों की जरूरत नहीं होती। उसे जरूरत होती है इस एहसास की कि कोई उसकी बात सुन रहा है, कोई उसके दर्द को महत्व दे रहा है और कोई उसे जज नहीं कर रहा। लेखक बताते हैं कि सच्चा प्रेम हमेशा समझ से शुरू होता है। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमारे रिश्ते गहरे होते हैं और दिलों के बीच की दूरी कम होने लास्ट्स। हैड द पावर ऑफ हग्स। इस भाग में लेखक एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात बताते हैं कि कई बार शब्दों से ज्यादा असर एक सच्चे आलिंगन का होता है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, तब उसे हमेशा बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक शांत उपस्थिति, एक कोमल स्पर्श या एक सच्चा हग उसे यह महसूस करा सकता है कि वो अकेला नहीं है। बचपन में जब हम डर जाते थे या रोते थे, तब माँ का एक आलिंगन हमें सुरक्षित महसूस करा देता था, क्योंकि उस पल हमें समाधान नहीं बल्कि अपनापन चाहिए होता था। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम भावनाओं को छिपाना सीख जाते हैं, लेकिन हमारे भीतर वो जरूरत हमेशा बनी रहती है कि कोई हमें समझे और स्वीकार करे। लेखक कहते हैं कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप अक्सर शब्दों से नहीं बल्कि छोटे छोटे कार्यों से दिखाई देता है। लिसनिंग इज एन एक्ट ऑफ लव। इस भाग में लेखक बताते हैं कि सुनना भी प्रेम का एक रूप है, लेकिन आज बहुत कम लोग सच में सुनते हैं। जब कोई हमसे बात करता है, तब अक्सर हम उसके शब्द खत्म होने से पहले ही अपना जवाब सोचने लगते हैं। हम समझने की बजाय प्रतिक्रिया देने की तैयारी करते रहते हैं। इसलिए बातचीत तो होती है, लेकिन जुड़ाव नहीं बनता। लेखक कहते हैं कि जब आप किसी को पूरा ध्यान देकर सुनते हैं, तब आप उसे यह संदेश देते हैं कि उसकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, उसकी कहानी महत्वपूर्ण है और वो स्वयं महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि कई बार किसी दोस्त के साथ बिताए गए कुछ शांत मिनट किसी लंबी सलाह से ज्यादा प्रभावशाली साबित होते हैं। एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी की समस्या हल कर दें। इसका मतलब केवल इतना है कि आप उसके अनुभव को सम्मान दें। जब कोई व्यक्ति दुख में हो, तो तुरंत ये मत कहिए कि मैं समझता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप वास्तव में न समझते हो।
उसकी जगह ये कहिए कि मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं। ये छोटा सा वाक्य किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। लेखक ये भी बताते हैं कि हम अक्सर अपने सबसे करीबी लोगों के प्रति सबसे कम एम्पैथी दिखाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम उन्हें पहले से जानते हैं। लेकिन हर इंसान के भीतर एक ऐसी दुनिया होती है जिसे पूरी तरह कोई नहीं जान सकता। इसलिए रिश्तों को जीवित रखने के लिए जिज्ञासा और समझ दोनों जरूरी हैं। जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति चुप हो जाए तो केवल उसके शब्दों को मत देखिए, उसके मौन को भी सुनिए, क्योंकि कई बार सबसे गहरी भावनाएं शब्दों में नहीं आती। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कोई बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन भीतर से टूटा हुआ है। कोई सफल दिखाई देता है लेकिन अकेलेपन से जूझ रहा है, और कोई मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से थका हुआ है। जब हम ये समझ लेते हैं तब हम लोगों के प्रति अधिक दयालु हो जाते हैं। हम कम आलोचना करते हैं और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं कि दुनिया को और अधिक बुद्धिमान लोगों की नहीं, बल्कि और अधिक दयालु लोगों की जरूरत है। ऐसे लोग जो सुन सकें, समझ सकें और बिना शर्त अपनापन दे सकें। क्योंकि जब किसी इंसान को यह महसूस हो जाता है कि उसे समझा जा रहा है, तब उसके भीतर आशा फिर से जन्म लेने लगती है। और शायद यही किसी को दिया जाने वाला सबसे सुंदर उपहार है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, रिलेशनशिप्स। क्या आपने कभी किसी इंसान से बहुत उम्मीदें रखी हैं और फिर उन्हीं उम्मीदों के टूट जाने पर गहरा दुख महसूस किया है? रिश्ते हमारे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा होते हैं, लेकिन कई बार यही रिश्ते हमारे सबसे बड़े दर्द का कारण भी बन जाते हैं। हम किसी से प्यार करते हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं और धीरे धीरे उसके बारे में एक तस्वीर अपने मन में बना लेते हैं। लेकिन जब वास्तविकता उस तस्वीर से अलग निकलती है, तब निराशा जन्म लेती है। लेखक कहते हैं कि रिश्तों में सबसे अधिक दुख अक्सर लोगों की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपेक्षाओं की वजह से होता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें हमेशा समझे, हमेशा हमारा साथ दे और कभी हमें निराश न करे। लेकिन हर इंसान अपनी सीमाओं के साथ जी रहा है और कोई भी व्यक्ति हमारी हर उम्मीद पूरी नहीं कर सकता। ऑन अ ज़ेन रिट्रीट। इस भाग में लेखक एक गहरी सीख साझा करते हैं। वे बताते हैं कि जब हम शांत होकर अपने मन को देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारे कई संघर्ष बाहर नहीं, बल्कि भीतर मौजूद हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से है, लेकिन जब हम ईमानदारी से अपने मन को देखते हैं, तब पता चलता है कि दुख का बड़ा कारण हमारी धारणाएं और हमारी अपेक्षाएं हैं। हम लोगों को वैसा देखना चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं, जबकि वे वास्तव में वैसे नहीं होते। रिश्तों में शांति तब आती है जब हम लोगों को बदलने की कोशिश छोड़कर उन्हें समझने की कोशिश शुरू करते हैं। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति अलग है, तब हमारे भीतर शिकायतें कम होने लगती हैं और समझ बढ़ने लगती है। डीलिंग विद डिसअपॉइंटमेंट। इस भाग में लेखक निराशा के बारे में बात करते हैं। जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसे कभी निराशा का सामना न करना पड़ा हो। कभी कोई मित्र हमारा भरोसा तोड़ देता है, कभी कोई प्रिय व्यक्ति हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाता, और कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमें बहुत उम्मीद होती है, वही हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचा देता है। ऐसे समय में मन टूट जाता है और हमें लगता है कि शायद हमने गलत लोगों पर भरोसा किया। लेकिन लेखक कहते हैं कि हर निराशा हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। वो हमें लोगों को बेहतर समझना सिखाती है, वो हमें अपनी अपेक्षाओं को पहचानना सिखाती है, और वो हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। जब कोई व्यक्ति हमें निराश करता है, तब हम दो रास्तों में से एक चुन सकते हैं। पहला रास्ता कड़वाहट का है और दूसरा रास्ता समझ का है। यदि हम कड़वाहट चुनते हैं तो हम अपने भीतर दर्द जमा करते रहते हैं, लेकिन यदि हम समझ चुनते हैं तो हम उस अनुभव से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। लेखक कहते हैं कि रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी पूर्णता में नहीं, बल्कि उनकी अपूर्णता में है। क्योंकि जब दो अपूर्ण लोग एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, तभी सच्चा संबंध बनता है। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि सामने वाला कभी गलती नहीं करेगा। प्रेम का अर्थ ये है कि हम उसकी कमियों को देखकर भी उसके प्रति सम्मान बनाए रखें। इसका मतलब ये नहीं कि हर गलत व्यवहार को सहन किया जाए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम अपने दिल को नफरत से भरने न दें। रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत संवाद है, लेकिन बहुत से रिश्ते इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। वे चुप रहते हैं, वे मान लेते हैं कि सामने वाला सब समझ जाएगा।
लेकिन अनकहे शब्द अक्सर गलतफहमियों को जन्म देते हैं। इसलिए अपने प्रिय लोगों से खुलकर बात कीजिए। उन्हें बताइए कि आप क्या महसूस करते हैं और उनकी बात भी पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि समझ वहीं पैदा होती है जहां संवाद होता है। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन वे हमें महत्वपूर्ण सीख देकर चले जाते हैं। इसलिए यदि कोई रिश्ता समाप्त हो जाए तो केवल उसके अंत पर मत रोइए, बल्कि ये भी देखिए कि उसने आपको क्या सिखाया, क्योंकि हर अनुभव हमें थोड़ा और परिपक्व बनाता है और जीवन को थोड़ा और गहराई से समझना सिखाता है। अंत में लेखक कहते हैं कि रिश्तों में खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से स्वीकार करें। जब हम अपेक्षाओं का बोझ कम कर देते हैं, तब प्रेम अधिक सहज हो जाता है, और जब प्रेम सहज हो जाता है, तब रिश्ते बोझ नहीं बल्कि जीवन की सबसे सुंदर शक्ति बन जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5 करेज। क्या आपने कभी किसी सपने की शुरुआत करने से पहले ही हार मान ली है क्या? आपने कभी सिर्फ इस डर से कोई कदम नहीं उठाया कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? जीवन में अधिकांश लोग अपनी क्षमता की कमी की वजह से नहीं रुकते, बल्कि अपने डर की वजह से रुक जाते हैं। डर, असफलता का डर, आलोचना का डर, रिजेक्शन का डर और भविष्य की अनिश्चितता का डर। लेखक कहते हैं कि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जो व्यक्ति केवल तब कदम उठाता है जब उसे पूरा भरोसा हो कि वो सफल होगा, वो कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकता। हर महत्वपूर्ण यात्रा अनिश्चितता से शुरू होती है, और हर बड़ी सफलता के पीछे कई ऐसे पल होते हैं जब व्यक्ति को खुद पर भी पूरा विश्वास नहीं होता था। टू माई बिलव्ड यंग फ्रेंड्स, इस भाग में लेखक विशेष रूप से युवाओं से बात करते हैं। वे कहते हैं कि युवा अवस्था जीवन का वो समय है जब हम अपने भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं। हमें लगता है कि हमें जल्दी सफल होना चाहिए, हमें अपनी दिशा तुरंत मिल जानी चाहिए और हमें दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये सोच हमें अनावश्यक दबाव में डाल देती है। जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियां देखते हैं, तब हमें लगता है कि सब लोग हमसे आगे निकल रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का समय आज है तो किसी का समय कल आएगा। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए, क्योंकि तुलना आत्मविश्वास को कमजोर करती है और कृतज्ञता को खत्म कर देती है। लेखक कहते हैं कि यदि आप अभी भी अपने रास्ते की तलाश कर रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि रास्ता चलते चलते ही दिखाई देता है। कोई भी व्यक्ति शुरुआत में सब कुछ नहीं जानता। हर विशेषज्ञ कभी एक बिगिनर था और हर सफल व्यक्ति कभी असफल हुआ था। इसलिए अपने वर्तमान को लेकर शर्मिंदा मत होइए, बल्कि उसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानिए। द फर्स्ट फेलियर। इस भाग में लेखक पहली असफलता के बारे में बात करते हैं। जीवन में पहली असफलता अक्सर बहुत दर्द देती है, क्योंकि हम उसे अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि यदि हम असफल हो गए तो शायद हम योग्य नहीं हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि असफलता आपकी पहचान नहीं है, वो केवल एक अनुभव है जो आपको कुछ नया सिखाने आया है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन वो ये निष्कर्ष नहीं निकालता कि वो चल नहीं सकता। वो फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। लेकिन बड़े होने के बाद हम गिरने से इतना डरने लगते हैं कि चलना ही छोड़ देते हैं। हम कोशिश करने से पहले हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें असफल दिखने का डर होता है। लेखक कहते हैं कि यदि आप जीवन में कभी असफल नहीं हुए तो शायद आपने कभी खुद को चुनौती ही नहीं दी, क्योंकि विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। जहां डर होता है वहीं सीख होती है, और जहां सीख होती है वहीं विकास होता है। साहस का अर्थ केवल बड़े निर्णय लेना नहीं है। कई बार साहस का अर्थ सुबह उठकर एक और दिन का सामना करना होता है। कई बार साहस का अर्थ अपनी गलती स्वीकार करना होता है। कई बार साहस का अर्थ अपने दिल की बात कहना होता है। और कई बार साहस का अर्थ किसी ऐसे सपने का पीछा करना होता है जिस पर दुनिया को विश्वास न हो, लेकिन आपको हो। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा पछतावा असफल होने का नहीं, बल्कि कोशिश ही न करने का होता है। वर्षों बाद लोग अपनी गलतियों पर कम और अपने छोड़े हुए अवसरों पर ज्यादा पछताते हैं। इसलिए यदि आपके दिल में कोई सपना है तो उसे सिर्फ डर की वजह से मत छोड़िए। हो सकता है रास्ता कठिन हो सकता है लोग आपका साथ न दे,
और हो सकता है आपको कई बार गिरना पड़े, लेकिन हर गिरावट आपको कुछ सिखाएगी और हर अनुभव आपको मजबूत बनाएगा। अंत में लेखक कहते हैं कि खुद पर भरोसा रखिए, भले ही अभी आपके पास सभी उत्तर न हो, क्योंकि जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें स्पष्टता शुरुआत में नहीं बल्कि चलते चलते मिलती है। और जो व्यक्ति डर के बावजूद आगे बढ़ता रहता है, वही एक दिन पीछे मुड़कर देखता है और महसूस करता है कि उसका साहस उसकी सबसे बड़ी ताकत था। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6 हीलिंग। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर एक अनकहा दर्द आपको धीरे धीरे तोड़ रहा था? शायद किसी ने आपका भरोसा तोड़ा हो, शायद कोई रिश्ता खत्म हो गया हो, या शायद जीवन की लगातार चुनौतियों ने आपके मन को थका दिया हो। ऐसे घाव हमेशा दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका दर्द बहुत गहरा होता है। लेखक कहते हैं कि शरीर के घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन मन के घाव तभी भरते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। बहुत से लोग अपने दर्द से भागने की कोशिश करते हैं। वे खुद को व्यस्त रखते हैं, वे मुस्कुराने का अभिनय करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर का दर्द चुपचाप बना रहता है। क्योंकि हीलिंग की शुरुआत दर्द को छिपाने से नहीं बल्कि उसे पहचानने से होती है। जब हम अपने घावों को देखने का साहस करते हैं, तभी उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। When forgiveness is hard। इस भाग में लेखक क्षमा के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह कोई आसान विषय नहीं है, क्योंकि जब किसी ने हमें गहरा दुख पहुंचाया हो, तब उसे माफ करना बेहद कठिन लगता है। हमारा मन बार बार उस घटना को याद करता है और हमें लगता है कि यदि हमने माफ कर दिया तो शायद हम अपनी पीड़ा को छोटा कर देंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था। क्षमा का अर्थ ये भी नहीं है कि आप उस व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में जगह दें। क्षमा का वास्तविक अर्थ है अपने दिल को उस बोझ से मुक्त करना जो आपको भीतर से लगातार चोट पहुंचा रहा है। जब हम क्रोध और कड़वाहट को लंबे समय तक पकड़े रखते हैं, तब सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होता है, क्योंकि हमारा मन अतीत में फंसा रहता है और वर्तमान की शांति हमसे दूर हो जाती है। क्षमा दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शांति के लिए की जाती है। हेमिन, आई एम अ लिटिल डिप्रेस्ड। इस भाग में लेखक उन लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं जो भीतर से टूटे हुए महसूस करते हैं, लेकिन अपनी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। कई लोग डिप्रेशन या गहरी उदासी से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नहीं समझेगा, इसलिए वे चुप रहते हैं। वे अपने दर्द को अपने भीतर छिपाकर रखते हैं और धीरे धीरे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि आपका मन थका हुआ है, यदि आपको हर दिन भारी लग रहा है और यदि आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि आप इंसान हैं और इंसानों को भी कभी कभी सहारे की जरूरत होती है। हमें यह स्वीकार करना सीखना चाहिए कि हम हमेशा मजबूत नहीं रह सकते और यह बिल्कुल सामान्य है। कई बार सबसे बहादुर कदम यह होता है कि हम किसी से कहें कि मैं ठीक नहीं हूं, मुझे मदद की जरूरत है। हीलिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आत्मकरुणा भी है। हम अक्सर दूसरों की गलतियों को आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों के लिए खुद को वर्षों तक सजा देते रहते हैं। हम बार बार अपने अतीत की गलतियों को याद करते हैं और सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा न किया होता। लेकिन लेखक कहते हैं कि यदि आप अपने पुराने रूप को केवल दोष देते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस समय आपने वही किया जो उस समय आपकी समझ और परिस्थितियों के अनुसार संभव था। इसलिए अपने पुराने स्वयं के प्रति भी दयालु बनिए, क्योंकि वो भी सीख रहा था और बढ़ रहा था। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हीलिंग कोई सीधी रेखा नहीं होती। कुछ दिन आपको लगेगा कि आप बेहतर हो रहे हैं और फिर अचानक कोई पुरानी याद आपको फिर से दुखी कर सकती है। यह असफलता नहीं है, बल्कि उपचार की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। इसलिए खुद पर दबाव मत डालिए कि आपको तुरंत ठीक हो जाना चाहिए। हर घाव का अपना समय होता है और हर दिल अपनी गति से ठीक होता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों, हमेशा याद रखिए कि आपके भीतर ठीक होने की क्षमता मौजूद है। जैसे अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही दर्द भी हमेशा नहीं रहता। यदि आप धैर्य रखें, यदि आप खुद के प्रति दयालु रहें और यदि आप उम्मीद का हाथ न छोड़ें, तो धीरे धीरे आपके भीतर फिर से प्रकाश लौटने लगता है और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि जिस दर्द ने आपको तोड़ दिया था, उसी ने आपको पहले से अधिक मजबूत और संवेदनशील इंसान भी बना दिया।
चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7 एनलाइटनमेंट। क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है कि आखिर मैं इतनी भाग दौड़ क्यों कर रहा हूं? मैं क्या खोज रहा हूं? और ये सब पाने के बाद भी मेरे भीतर खालीपन क्यों महसूस होता है? बहुत से लोग पूरी जिंदगी सफलता, पैसा, सम्मान और उपलब्धियां हासिल करने में लगा देते हैं, लेकिन जब उन्हें यह सब मिल भी जाता है तब भी उनके भीतर शांति नहीं आती, क्योंकि मन की भूख केवल बाहरी चीजों से नहीं मिटती। लेखक कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की यात्रा है। हम दुनिया को समझने में वर्षों लगा देते हैं, लेकिन खुद को समझने के लिए बहुत कम समय निकालते हैं। और यही कारण है कि हमारे पास बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन बहुत कम आत्मज्ञान होता है। एनलाइटनमेंट का अर्थ किसी रहस्यमयी शक्ति को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। यह समझना है कि हमारी खुशी केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे मन की स्थिति पर भी निर्भर करती है। द माइंड्स ट्रू होम। इस भाग में लेखक बताते हैं कि हम अपना अधिकांश समय बाहर की दुनिया में भटकते हुए बिताते हैं। हम सोचते हैं कि यदि ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, यदि वो समस्या खत्म हो जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और यह सिलसिला चलता रहता है। लेखक कहते हैं कि हमारा मन एक ऐसे यात्री की तरह है जो हमेशा कहीं और पहुंचना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि जिस शांति को वे बाहर खोज रहे हैं वो पहले से ही उनके भीतर मौजूद है। जब मन शांत होता है तब साधारण क्षण भी सुंदर लगने लगते हैं, लेकिन जब मन अशांत होता है तब बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी संतोष नहीं दे पाती। इसलिए हमें अपने मन को समझना सीखना होगा, क्योंकि सच्ची शांति किसी स्थान में नहीं बल्कि मन की अवस्था में होती है। लेखक कहते हैं कि जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तब हम जीवन को वास्तव में अनुभव कर पाते हैं। लेकिन अक्सर हमारा मन या तो अतीत की यादों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है, और इसी कारण वर्तमान हमारे हाथों से निकल जाता है। माय स्पिरिचुअल जर्नी। इस भाग में लेखक अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में कई ऐसे पल आए जब उन्हें भी भ्रम हुआ, जब उन्हें भी अपने रास्ते पर सवाल उठाने पड़े और जब उन्हें भी अपने भीतर के संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्हीं अनुभवों ने उन्हें यह सिखाया कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, बल्कि जीवन को गहराई से जीने से आता है। आध्यात्मिकता का अर्थ दुनिया से भाग जाना नहीं है, बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी अपने भीतर संतुलन बनाए रखना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो हमेशा शांत रहता है, लेकिन लेखक बताते हैं कि आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ है अपनी भावनाओं को समझना, अपने विचारों को देखना और अपने भीतर करुणा विकसित करना। जब हम अपने मन को देखने लगते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारे अधिकांश दुख हमारी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारे विचारों से पैदा होते हैं। यदि कोई हमारी आलोचना कर दे तो शब्दों से ज्यादा हमें हमारे विचार परेशान करते हैं। यदि कोई योजना सफल न हो तो घटना से ज्यादा हमारी व्याख्या हमें दुख देती है। इसलिए मन को समझना जीवन को समझने की पहली सीढ़ी है। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हम सभी एक दूसरे से कहीं अधिक जुड़े हुए हैं जितना हम सोचते हैं। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तब हमारा संसार छोटा हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों के प्रति करुणा महसूस करते हैं तब हमारा दिल बड़ा होने लगता है और हमारे भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। यही कारण है कि दयालुता केवल दूसरों के लिए उपहार नहीं है, बल्कि अपने लिए भी एक आशीर्वाद है। अंत में लेखक कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ जीना है। हर दिन को महसूस करना, हर रिश्ते की कद्र करना और अपने भीतर की शांति से जुड़ना है। जब हम अपने मन के सच्चे घर को पहचान लेते हैं तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारे भीतर स्थिरता बनी रहती है। और तब हमें एहसास होता है कि जिस सत्य को हम दुनिया भर में खोज रहे थे वो हमेशा से हमारे भीतर ही मौजूद था। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8 एक्सेप्टेंस। क्या आपने कभी अपने जीवन की किसी ऐसी घटना को बदलने की कोशिश की है जिसे बदला ही नहीं जा सकता था? क्या आपने कभी अतीत की किसी गलती को बार बार याद करके खुद को दुख दिया है, या किसी ऐसी परिस्थिति से लड़ते रहे हैं जो आपके नियंत्रण में ही नहीं थी? हम में से अधिकांश लोग जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन चीजों से संघर्ष करते हुए बिताते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते।
और इसी संघर्ष में हम अपनी शांति खो देते हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी हर चीज को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि किन चीजों को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जब हम वास्तविकता से लड़ना छोड़ देते हैं, तब हमारे भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। एक्सेप्टेंस का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि सच्चाई को स्पष्ट रूप से देखना है। ये स्वीकार करना है कि जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलेगा और हर अनुभव हमारे मन के अनुसार नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद हम आगे बढ़ सकते हैं और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। इस भाग में लेखक बताते हैं कि हमारे दुख का एक बड़ा कारण यह है कि हम छोड़ना नहीं जानते। हम पुरानी यादों को पकड़े रहते हैं, हम पुराने दुखों को पकड़े रहते हैं और कई बार उन लोगों को भी अपने मन में जगह दिए रखते हैं जो बहुत पहले हमारे जीवन से जा चुके होते हैं। हमें लगता है कि यदि हमने छोड़ दिया तो शायद हम हार जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब हम किसी पुराने दर्द को पकड़े रहते हैं तब हम उसे बार बार जीते हैं, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करके छोड़ देते हैं तब हम अपने वर्तमान को जीना शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि नदी इसलिए बहती रहती है क्योंकि वो हर क्षण को पकड़कर नहीं रखती, वो आगे बढ़ती रहती है। और जीवन भी हमें यही सिखाता है कि जो बीत गया उसे सम्मान दीजिए, उससे सीखिए, लेकिन उसे हमेशा अपने कंधों पर उठाकर मत चलिए। लेसन्स फ्रॉम लाइफ्स लो पॉइंट। इस भाग में लेखक अपने जीवन के कठिन समयों की बात करते हैं। वे बताते हैं कि हर इंसान के जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जब योजनाएं असफल हो जाती हैं, जब रिश्ते टूट जाते हैं और जब भविष्य धुंधला दिखाई देता है। ऐसे समय में हमें लगता है कि शायद जीवन हमारे खिलाफ है, लेकिन बाद में पीछे मुड़कर देखने पर अक्सर पता चलता है कि वही कठिन समय हमारे सबसे बड़े शिक्षक थे। उन्हीं अनुभवों ने हमें मजबूत बनाया, उन्हीं ने हमें विनम्र बनाया और उन्हीं ने हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाया। लेखक कहते हैं कि जब जीवन हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, तब हम दो रास्तों में से एक चुन सकते हैं। या तो हम शिकायत करते रहें या फिर उस अनुभव से सीखने की कोशिश करें। कठिनाइयां हमेशा सुखद नहीं होती, लेकिन वे अक्सर हमें वो सिखा जाती हैं जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। एक्सेप्टेंस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है खुद को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपनी कमियों से लड़ते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब वे परफेक्ट बन जाएंगे तभी वे खुश हो पाएंगे, लेकिन लेखक हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर कुछ ताकतें हैं और कुछ कमजोरियां हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को नकारते हैं तब हम अपने एक हिस्से को अस्वीकार कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं तब हमारे भीतर आत्मकरुणा जन्म लेती है और हम खुद के साथ अधिक शांति से रहने लगते हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसे उत्तर नहीं मिलते जिनकी हम तलाश कर रहे होते हैं। कई बार हमें यह भी नहीं पता होता कि किसी घटना का अर्थ क्या है, लेकिन समय के साथ बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। इसलिए हर सवाल का जवाब तुरंत पाने की कोशिश मत कीजिए। कुछ उत्तर केवल अनुभव और समय के साथ मिलते हैं। लेखक कहते हैं कि शांति तब नहीं आती जब जीवन में कोई समस्या न हो, बल्कि शांति तब आती है जब हम समस्याओं के बीच भी संतुलित रहना सीख जाते हैं। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लोग आएंगे और जाएंगे, सफलताएं और असफलताएं दोनों मिलेंगी, तब हमारा मन अधिक स्थिर हो जाता है। अंत में लेखक हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे पूरी जागरूकता और स्वीकार्यता के साथ जिया जा सकता है। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, जब हम वर्तमान को अपनाना सीख जाते हैं और जब हम खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, तब हमारे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है और हमें एहसास होता है कि खुशी किसी परफेक्ट जीवन में नहीं, बल्कि जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करने में छिपी हुई है। तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत किताब लव फॉर इम्परफेक्ट थिंग्स से हमने सीखा कि जीवन में खुश रहने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। जरूरी है खुद को स्वीकार करना, खुद से प्यार करना और अपने दिल के साथ दयालु होना। जब हम अपनी कमियों को अपनाना सीख जाते हैं, तब जीवन थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत और बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगता है। उम्मीद है इस किताब की सीखें आपके जीवन में नई समझ, नया आत्मविश्वास और नई शांति लेकर आएंगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन किताबों की सीखें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आप हमें भारत के किस शहर या गांव से सुन रहे हैं या फिर दुनिया के किस देश से जुड़े हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है।
अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब और जीवन बदल देने वाली नई सीख के साथ। धन्यवाद।